वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम लोग जो सब्जेक्टिव जो कंप्लीट कर रहे हैं 50 नंबर का। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, तो हम लोग उस वीडियो को यानी देख कर हम लोग 50 नंबर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बगल से मैं बता रहा हूँ, उससे एक से लेके 25 तक बता दिया गया हो। ठीक है, 1 से लेके 25 तक कंप्लीट हो गया है पार्ट 1 वीडियो में। और ये वीडियो का पार्ट 2 आ रहा है, जिसमें कि 26 से लेके स्टार्ट करेंगे 50 तक। ठीक है, 50 नंबर तक सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है। तो पहला पार्ट बना दिए हैं, यह दूसरा पार्ट बना रहे हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है 26 नंबर में? 26 नंबर में बोला जा रहा है कि एकलव्य कौन था। ठीक है, एकलव्य जो था कौन था वो? तो इसका आंसर लिखना है ऐसे। एकलव्य का एक वन में रहने वाले एकलव्य एक जंगल में रहने वाले निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था, जवान लड़का था। ठीक है, एक जंगल में रहते थे, एक जवान लड़का। सिंपल सी बात इसका आंसर है। और बोला जा रहा है क्या, महाभारत में उनका नाम द्रोणाचार्य से उसके संबंधों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था। यानी कि जो धनुष जो बोलते हैं, धनुष चलाने का उसका शिक्षा यानी सीखने का बहुत ही ज़्यादा उसका लव था। ठीक है, देखने का सीखने का बहुत ज़्यादा चॉइस था। ठीक है, बड़ा चाव था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य जो था एक बहुत बड़ा तीरबाज थे, यानी कि तीर लोगों को सिखाते थे तीर चलाने के लिए। कौन? द्रोणाचार्य। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है क्या, द्रोणाचार्य के पास गया। कौन? एकलव्य गया द्रोणाचार्य के पास, क्या करने के लिए? सीखने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सीखने के लिए गया। उन्होंने स्वयं को गुरुशाही परिवार के प्रति क्या बोला जा रहा है, प्रति समर्पित बताकर, अपने आप को समर्पित बताकर उसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। ठीक है, उसे धनुष बाण सिखाने से मना कर दिया। तो बोला जा रहा है उसे धनुष चलाने के लिए शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे। तो किसको? द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे, मान चुका था। ठीक है, अपना गुरु मान चुका था। और दृढ़ प्रतिभा समझकर प्रतिदिन आदर करने के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा। यानी कि बोला जा रहा है कि उसको अपना गुरु बताकर मानकर वो प्रतिदिन यानी कि डेली का डेली वो उसे अभ्यास करने लगा, तीर चलाने के लिए अभ्यास करने लगा, यही बोला जा रहा है। ठीक है, करने लगा। उसने एक दिन पांडव के एक कुत्ते के भौंकने को, मतलब एक कुत्ता भौंक रहा था। ठीक है, पांडव का एक कुत्ता भौंक रहा था, बंद करने के लिए ठीक उसके मुंह में उस जगह कई तीर मारे। उसका जो कुत्ते जो भौंक रहे थे तो उसके कई तीर मारे। कहाँ पर? उसका मुंह पर। ठीक है, मुंह में मारे गए। जहाँ श्वान बोल रहा था, यानी जहाँ जिस जवान से बोल रहा था, भौंक रहा था, तो उसके मुंह में लगे बाणों देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि वह द्रोणा को एकलव्य के पास ले गए। यानी कि जो कुत्ते को जो मारा तो मुंह में मारा, लेकिन एक भी जरा सा भी खरोच नहीं आया। किसका? कुत्ते को। ठीक है, तो वो जो कौन अर्जुन लेके गया किसको? द्रोणाचार्य के पास लेके गया। किसको लेके गया? एकलव्य को लेके गया। ठीक है, एकलव्य को लेके गया। चलिए आगे पूछते हैं। एकलव्य ने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया, यानी कि जो द्रोणाचार्य का था उसका ही एक स्टूडेंट बताया। और उनके कहने सहर्ष दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। मतलब इसमें तो टाइपिंग में मिस्टेक क्या है, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या बोला जा रहा है ये। तो कौन? द्रोणाचार्य यानी अर्जुन पकड़कर एकलव्य को लेके गया किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? द्रोणाचार्य ने को इसको एकलव्य को कहा कि अगर आप मेरे को यानी मुझे अगर आप अपना गुरु मानते हो तो मेरे लिए आप एक काम करो। तो ठीक है, तो एकलव्य ने बोला जी हाँ बोलिए क्या काम है। तो उसने बोला कि मेरे को मतलब मुझे
मैं आपका गुरु होने के नाते मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। तो उसने बोला, द्रोणाचार्य ने बोला कि आपसे मैं मांगना चाहता हूँ। तो एकलव्य ने बोला कि जी हाँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि ये जो आप अंगूठे से जिसे चलाते हैं बाण, तो ये अंगूठा मुझे दे दो, ठीक है। तो उसी को एकलव्य ने खुशी खुशी अपने हाथ को अंगूठा ने काट के दे दिया था, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी इसमें पढ़ सकते हैं आप। इस घटना के एकलव्य ने उतनी ही कस्तला, ठीक है, से बाण छोड़ नहीं सका। अंगूठा कट जाने के बाद उस तरीक़े से अब वो बाण नहीं छोड़ सकता था। बस उसका गुरु का ही मतलब कि उसका गुरु का ही यही चाल था कि उसको ठीक से बाण नहीं चला पाए। और एकलव्य जब उंगली काट के जब दे दिया तो उसके बाद बाण ठीक से नहीं चला पा रहे थे। बस कहानी ख़त्म, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है इसमें। घटोत्कच कौन था? घटोत्कच कौन था? तो इसका आंसर भी इस टाइप से लिखना है। घटोत्कच दूसरे पांडव भीम और एक राक्षसी महिला हिडिंबा की संतान थी। हिडिंबा की संतान थी, ठीक है। हिडिंबा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी। वह भीम के प्रति आसक्त हो गई थी। उनके युधिष्ठिर से प्रार्थना कहा वह भी उस विवाह करना चाहती थी, उससे विवाह करना चाहती थी और उसके वादा किया, यानी उससे वादा किया, ठीक है। उससे वादा किया कि वह स्वेच्छा से पांडव को छोड़कर चली जाएगी। घटोत्कच की मां बनने के बाद उसने पुत्र सहित अपने वायदे के अनुसार पांडव को छोड़ दिया और घटोत्कच ने अपने पिता भीम तथा अन्य पांडव को यह बताया कि जब वो भी कभी भी उसे बुलाएंगे तो वह उसके पास आ जाएंगे, ठीक है, उसके पास आ जाएंगे। बस यही था, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब 28 नंबर में देखते हैं। 28 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अश्वमेध का अर्थ क्या होता है? अश्वमेध का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर लिखना क्या, अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है अश्व का बराबर होता है कि घोड़ा, ठीक है। और वो मेघ मतलब होता है बादल, यानी कि घोड़ा का बादल, ठीक है। अर्थात बादल रूपों में घोड़ा, जिस प्रकार बादल वायुमंडल में स्वेच्छा से विचरण करता है, उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा से कहीं घूमता और दौड़ता रहता है। अश्वमेध प्राचीन काल में एक विशेष का नाम था, जिसका घोड़े के साथ पर एक जयपत्र बांधा जाता था। उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। शक्तिशाली प्रतापी राजा द्वारा यह कार्य किया जाता था। घोड़े को अपने यहाँ दौड़ कर वापस आने का अर्थ राजा का निर्विरोध शासक स्थापित होना। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता तो उसे घोड़े के स्वामी राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। चलिए देख लेना, इसका PDF भी दे दूंगा, आप वहाँ भी पढ़ लेना अच्छी तरीक़े से। इसमें बोला जा रहा है कि प्राचीन शहर राजगीर के बारे में कुछ तत्वों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उल्लेख करते हैं। राजगीर मगध राज्य का एक महत्वपूर्ण राजधानी था। उसे पहले राजगिरी कहा गया, जो एक प्राकृतिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा का घर। यह वर्तमान बिहार राज्य में था। कहाँ पे था? बिहार राज्य में था। यह नगर किलाबंद था और नदी के किनारे पहाड़ों से घिरा हुआ था। परिधि में स्थित था। जब तक पाटलिपुत्र मगध की नई राजधानी बनी तब तक राजगिरी अथवा राजगिरी ही पूर्वी भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा, ठीक है। चलिए 30 नंबर में देखते हैं। 30 नंबर में बोला जा रहा है कि नालंदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नालंदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका टिप्पणी लिखते हैं किस टाइप से।
नालंदा बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चीनी यात्री हुआनसांग, ठीक है, हुआनसांग ने इसके संबंध में लिखा था कि इसमें 10,000 हाथी पड़ते हैं, मतलब 10,000 हाथी, 10,000 कहाँ, एक सेकंड, 10,000 विद्यार्थी, हम हाथी बोल रहे हैं क्या यार, दिमाग कहाँ पर था, पता चलता है। 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसको 1500 अध्यापक यानी टीचर 1500 पढ़ाते हैं। सभी छात्र छात्रावास में रहते थे। उसके, ठीक है, उसने खाना, ठीक है, खाने पीने और अन्य खर्च के लिए राज्य ने 200 गांव दिए, जिसके भुराज, ठीक है, भुराज जसौ से सारा खर्च करता था। इस विद्यालय में अध्ययन के लिए अपने देश के अलावा विदेश से भी छात्र आते थे, यानी विदेश से भी पढ़ने के लिए आते थे। इसमें प्रवेश पाना सरल न था, यानी कि सिंपल बात नहीं था उसमें विद्यालय में दाखिला होना। इस विद्यालय में पढ़े हुए छात्र समाज और राज दरबारों में सम्मान के पात्र होते थे। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 31 नंबर में बोला कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख शर्तों का संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका आंसर लिखना है क्या, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख शर्तों का विवरण निम्नलिखित है। कहाँ पर है, निम्नलिखित है। चलिए 1 नंबर में क्या लिख देना, मेगास्थनीज इंडिका मौर्यकालीन भारत के विश्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। बस हो गया। और 2 नंबर में लिखना क्या, कौटिल्य का अर्थ होता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का क्या है, अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तत्कालीन भारत के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिससे मौर्य का, ठीक है, मौर्यों के बारे में पता चलता है, यानी मौर्यों का जो बारे में पता चलता है। 3 नंबर में लिख देना क्या, विशाखत मुद्राक्ष इसके प्रमुख ग्रंथ है। नंदगुप्त द्वारा नाश वर्णन है। 4 नंबर में लिख देना कि जैन और बौद्ध साहित्य। आंसर में लिखना कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के साहित्य में तत्कालीन समाज, राजनीतिक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेख स्थान पर लगे अशोक के शिलालेख से मौर्यकालीन शासन, प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था आदि पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ता है। आगे बोला जा रहा है कि गंगाधर कला, ठीक है, गंगाधार कला के विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखना कि महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ गंगाधर कला का भी उदय हुआ। इसका विकास गंगाधर क्षेत्र अभिभाजन भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे गंगाधर कला कहा जाता है। यूनानी कला शैली प्रभाव है। इस कला को पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व की मनवाकार मूर्तियाँ बनवाकर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में बनी मूर्तियों के बोले अंकलकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। चलिए 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 33 नंबर में बोला जा रहा है कि गुप्त कौन थे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर लिखना क्या, गुप्त, क्या बोला जा रहा है, गुप्त कौन, एक सेकेंड, गुप्त कौन था, इसके विषय में इतिहासकारों ने बहुत ठीक है, मतभेद है। डॉक्टर होमचंद्र राय चौधरी उन्होंने ब्राह्मण बताते हैं और पूर्वी गौरी शंकर बिहारी प्रसाद शास्त्री छत्री आलतेकर जैसे इतिहासकारों ने उन्हें
वैसे मानते हैं। कुछ इतिहासकारों ने उन्हें शूद्र बतख बताए हैं, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बताए हैं। कहने कहने से नहीं चूकते हैं, अतः कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला जो गुप्त लोगों के विषय में पूर्ण जानकारी दे। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसका शासक काल 230 से 336 तक रहा था। आगे पूछा गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा कौन था। उसने अपनी स्थिति को जैसे दूरी किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके सैन्य संगठन को सुदृढ़ कर विजय अभियान छोड़ तथा गुप्त संवत को प्रारंभ करने अपने प्रारंभ एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया। 4 नंबर में लिखा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधियों, ठीक है, उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखना क्या, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसने 380 ईस्वी से 410 ईस्वी तक शासन किया था। सबसे पहले उसने बंगाल पर अपनी विजय पताका, ठीक है, क्या क्या लिखा गया, पताका फहराई, यानी कि झंडा फहराई, ठीक है। इसके पश्चात बल्कि ठीक है जाति और अति गणराज्य पर विजय प्राप्त की। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं थी मालवा, ठीक है, मालवा, काठियावाड़ और राजरात शकों को हराकर लिखा हुआ, कहाँ दिमाग रहता है यार, हराकर उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की। संस्कृत का महान कालिदास उसे दरबार में रहता था। उसके शासन कला प्रजा सुखी और समृद्ध था। चलिए थी और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में 35 से क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, 35 तक, और बाकी के पार्ट में लाएंगे अब, ठीक है। तो वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। पीडीएफ चाहे तो लिंक